Hello. In this video, we are going to talk about feature selection. फीचर सिलेक्शन जब हमें कोई चीज दी गई होती है और मशीन लर्निंग में हमें जब हमारे पास डेटा होता है तो हम उसमें से कुछ फीचर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं जो अप्रोप्रिएट हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी बात करेंगे कि फीचर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, क्यों सेलेक्ट किए जाते हैं, क्या रीजन है, इससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। इन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो आउटलाइन हमारी ये रहेगी कि हम पहले फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमें कलेक्ट करते हैं, फीचर सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है। सो क्या है ये खुद फीचर सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों हमें चाहिए और हम इन्हें कैसे सेलेक्ट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज अ फीचर? व्हेनेवर देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग लाइक सीपीयू, हमारे पास कोई सीपीयू है, हम उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। सो डिस्क्राइब करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनको हम डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक सीपीयू को डिस्क्राइब करने के लिए उसकी कुछ हाइट हो सकती है, कुछ विड्थ हो सकती है, उसके अपना कलर हो सकता है, उसकी चिप्स का कलर हो सकता है, उसमें कितनी पीसीबीज लगी हैं, ये एक नंबर आ सकता है, उसका वजन कितना है, भार कितना है, वेट कितना है, उसमें कितनी हार्ड डिस्क लगी है, कौन किस तरीके की हार्ड डिस्क लगी है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क लगी है, किस कंपनी का सीपीयू है, कितने कोर हैं सीपीयू के, नंबर ऑफ आईसीज कितनी है, कलर ऑफ कैबिनेट क्या है, रैम का साइज, स्पीड वगैरह क्या क्या है। इन सब चीजें सीपीयू को डिस्क्राइब करती हैं। ये जो डिस्क्रिप्शन के लिए जो चीज हम बता रहे हैं, ये सब एट्रीब्यूट या फीचर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन आता है कि पर यदि मुझे सिर्फ एक सीपीयू को बाई करना हो तो क्या ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होंगे? शायद नहीं। शायद मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली देखूंगा कि कौन सी हार्ड डिस्क लगी है, कितनी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क है, रैम की साइज क्या है, स्पीड क्या है। शायद मैं नंबर ऑफ आईसीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, उसका वेट कितना है उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो सकता है बट ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। बट प्रोसेसिंग स्पीड क्या है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, उसकी रैम कौन सी है, रैम की स्पीड क्या है, रैम का साइज क्या है, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा। सो हर डिस्क्रिप्शन आपके काम का नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव जो है उसके हिसाब से हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स को नोट डाउन करना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हिसाब से हम फीचर को नोट डाउन करते हैं। सो यही फीचर्स कहलाते हैं। सो हर फीचर हमारे काम का नहीं है, तो इसलिए हम रिडंडेंट फीचर्स को निकालना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, वो फीचर्स भी होते हैं जो कई फीचर से डिराइव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम किसी पर्टिकुलर काम के लिए हम एक जगह अपने पास में किसी का वजन, उसका वॉल्यूम और डेंसिटी, तीनों चीज यदि रख रहे हैं तो शायद डेंसिटी रखना बेकार है, क्योंकि डेंसिटी हमेशा वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से निकाली जा सकती है। सो ऐसे ड्राइव्ड फीचर भी रिडंडेंट फीचर होते हैं, यूजलेस फीचर होते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी ड्राइव किए जा सकते हैं। एक तो होते हैं यूजलेस फीचर जिनका की यूज नहीं है, लाइक इन आवर केस सीपीयू के केस में यदि हम देखें तो नंबर ऑफ आईसीज कितनी है, ये यूजलेस फीचर है, हमारे पर्सपेक्टिव के लिए यूजफुल फीचर नहीं है, बाई करने के लिए जरूरी नहीं है। वहीं पर यदि हम ड्राइव्ड फीचर्स की बात करें, रिडंडेंट फीचर की बात करें, तो वो ये फीचर ऐसा हो सकता है जो दूसरे फीचर से ड्राइव हो सकता हो, बनाया जा सकता हो। सो फीचर सिलेक्शन क्या है, हम खुद क्या है, ये क्यों करना चाहिए और किस प्रकार से करेंगे, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। फीचर सिलेक्शन इज प्राइमरली फोकसेस ऑन रिमूविंग नॉन इंफॉर्मेटिव, जिन जो कोई इंफॉर्मेशन ना देते हो, जो काम हम ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहते हैं उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते हो, या रिडंडेंट हो, वही इंफॉर्मेशन देते हो जो बाकी प्रिडिक्टर्स, बाकी एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं तो भी हमें किसी काम के नहीं है। सो फीचर सिलेक्शन इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन रिमूविंग नॉन इंफॉर्मेटिव और redundant predictors from the model. So that is important, right? But there is a very close term called feature extraction. Now, how feature extraction is different from feature selection?
Feature extraction says that you have given the raw data, and now from this raw data you want to extract out some features which are useful for a particular task. मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा फीचर है जिसके बारे में, जो कि आपके पास रॉ डेटा या ऑडियो है, उस ऑडियो फाइल में से आपको कुछ डेटा निकालना है, देन इट बिकम्स अ फीचर. सो फीचर एक्सट्रैक्शन वहां से आएगा. आपके पास में इमेज है, इमेज में से आपने कुछ फीचर्स निकाले कि बाउंड्रीज कहाँ है, या फिर आप ये निकालना चाहते हो कि उसमें जो इंटरेस्ट का एरिया है वो कहाँ पर है. ये सब चीजों के लिए हम फीचर एक्सट्रैक्शन करते हैं. सो वी हैव अ रॉ डेटा. फ्रॉम दैट रॉ डेटा यू are trying to get some important things, some important features which might be useful in getting the objective done. Okay, so हम ये फीचर क्यों सेलेक्ट करने होते हैं, क्या कारण है? सो सबसे पहला कारण तो ये है कि यदि हम फीचर्स कम कर लेते हैं तो उससे कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल, हमें कम स्पेस की जरूरत पड़ती है. जाहिर सी बात है, यदि हमारे पास में खूब सारे फीचर्स होंगे तो उनके लिए स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होगा उनको रिकॉर्ड करने के लिए. और यदि हम उन फीचर्स में से कुछ स्पेसिफिक अलग कर लेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट उसी स्पेस के हिसाब से कम हो जाएगी. और उसी तरीके से यदि हम टाइम की बात करें, सो यदि हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें कि जब हमें ट्रेन करना पड़ता है, कोई भी मॉडल ट्रेन करने के लिए जितना डेटा वो कंज्यूम करेगा उसी के प्रोपोर्शनल वो टाइम लेगा. जब वो प्रोपोर्शनल टाइम लेगा तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा फीचर उसका टाइम इंक्रीज ही करेंगे. सो दैट्स व्हाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हमारे कम हो जाएंगे. दूसरा एक और बात भी होती है कि कोई भी जब हम फीचर नोट डाउन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नॉइज आ जाता है. नॉइज कई कारणों से हो सकता है. नॉइज इस कारण से भी हो सकता है कि आपका जो सेंसर है या आपने जो भी चीज रिकॉर्डिंग के लिए लगाई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण से नॉइज आ रहा है, या उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा नहीं है इसलिए नॉइज आ रहा है, या फिर आपका जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लेक्स है इसलिए उसको थोड़ा सा आप नॉइजी मान रहे हो, जो कि जो डेटा आपके पास है ही नहीं. मान लीजिए कोई फीचर ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया है, तो भी हम उसको नॉइज की तरह देखते हैं. बट ठीक है, यदि हम वो एक पर्टिकुलर पार्ट छोड़ दें तो दो डिफरेंट रीजन से हमारे पास नॉइज आता है. एक तो सेंसर या जो भी डेटा रिकॉर्डिंग के तरीके हैं उनसे हमें कोई दिक्कत हो रही है या उनमें कुछ प्रॉब्लम है जिनकी वजह से अपने आप डेटा में नॉइज आ रहा है. अब चूंकि हर फीचर में कुछ ना कुछ नॉइज होता ही है, तो यदि फीचर कम होंगे तो डेफिनेटली नॉइज भी कम होगा और वो नॉइज प्रोपोगेट नहीं करेगा जब हमें उस मॉडल से कोई आउटपुट लेना होगा या टारगेट एट्रीब्यूट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी होगी, तब हमें उतना नॉइज नहीं झेलना पड़ेगा. देन एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि हमारे पास फीचर्स कम होते हैं तब जो भी चीज हम लर्न कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स कॉम्प्रिहेंडेबल होते हैं, समझे जा सकते हैं. जितने कम फीचर्स होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, अंडरस्टैंडिंग की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी. And that's why it improves the comprehensibility of learned results. Now, one of the most important thing is curse of dimensionality. Curse of dimensionality, जब हमारे पास में डायमेंशंस बढ़ जाती हैं, यानी कि एक डेटा को बहुत सारे फीचर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको एक अलग ही तरीके की प्रॉब्लम होती है. क्या होता है, कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होती है वो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के ऊपर निर्भर करती है. किन्हीं भी दो पॉइंट्स को सिमिलर कहने या एसिमिलर कहने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि उनके बीच की दूरी वो कुछ होनी चाहिए. यदि उनके बीच की दूरी कम है तो हम उन्हें सिमिलर कहेंगे, यदि ज्यादा है तो हम उनको डिसिमिलर कहेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे डेटा पॉइंट्स इतनी दूर दूर हो जाएं, बहुत ज्यादा दूर दूर दिखने लगे कि सब कुछ ही अलग अलग लगने लगे, तो हम उनको सिमिलर नहीं कह पाएंगे. और जब हम सिमिलर नहीं कह पाएंगे तो
हम कोई भी मशीन लर्निंग की कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि हम मॉडल को ट्रेन किस बात पे करेंगे, जब हमें हर चीज में ही काफी ज्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रही है। सो इस कारण से हमें उनको डायमेंशन को रिड्यूस करना चाहिए। एक और चीज देखते हैं, मतलब इसी चीज को समझने के लिए एक दूसरा तरीका हम देखते हैं। डायमेंशन क्या कहलाती है? डायमेंशन इज द नंबर ऑफ फीचर्स। कितने फीचर्स आप यूज कर रहे हो वही चीज आपकी डायमेंशन बताती है। और यहाँ पर लिखा है एज द डायमेंशन इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट्स ग्रो लार्जर। जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ती जाती है, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उनको सिमिलर कह पाना मुश्किल हो जाता है, और इसी कारण से एक जनरल स्टेटमेंट देना डिफिकल्ट होता है। मान लीजिए एक स्क्वायर की बात करते हैं। इस स्क्वायर में आपके पास कहीं पर भी पॉइंट डालेंगे तो वो पॉइंट जो इस सर्कल के अंदर होंगे उनकी अपेक्षा ज्यादा दूर होंगे। यानी कि पॉइंट यदि कोई यहाँ और यहाँ या यहाँ यहाँ पड़े हैं तो वो रिलेटिवली ज्यादा दूर होंगे, लेकिन यदि वो सर्कल के अंदर हैं तो वो रिलेटिवली आस पास होंगे। वैसे भी सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? जिस वो सारे पॉइंट्स की लोकेशन जो कि सेंटर से एक पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस पर हो, कांस्टेंट डिस्टेंस पर हो। तो डेफिनेटली ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो इस कांस्टेंट डिस्टेंस से ज्यादा के हैं, ज्यादा दूर के हैं। तो कोई भी डेटा पॉइंट यदि यहाँ पर चला जाता है, यदि ज्यादातर डेटा पॉइंट हमारे यहाँ पर चले जाते हैं तो उनका डिस्टेंस आपस में काफी ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने के कारण से उनमें सिमिलैरिटी का जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगी। अब इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा जा रहा है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स लाइंग विद इन द सर्कल। यदि कोई भी दो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए, फिर हमने एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स निकाला। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स लाइंग विद इन द सर्कल विल बी क्लोजर एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स लाइंग विद इन द एनक्लोजिंग स्क्वायर। सो इस स्क्वायर में यदि कोई दो पॉइंट बनाएंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, बजाय कि इस सर्कल के ही अंदर यदि कोई पॉइंट होगा तो उनका डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कम रहेगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं। हम एक जैसे अभी हमने सर्कल देखा था और एक स्क्वायर देखा था, तो अब जरा यहाँ पर देखिए, यदि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब काफी तेजी से बढ़ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि यदि हम 12 डायमेंशन पे भी 12 फीचर्स यदि होते हैं तो इट इज गोज इन थाउजेंड्स। तो हमारा जो वॉल्यूम है क्यूब का वो थाउजेंड्स में चला जाता है। 14 पे जाने के बाद में तो 10,000 और 20,000 के बीच में कहीं पर वॉल्यूम आता है क्यूब का। वहीं पर यदि हम एक सर्कल की बात करें, सर्कल की जो पर्टिकुलर रेडियस की यदि हम बात करते हैं तो उसका अबाउट जो वॉल्यूम है वो 2 की यूनिट के आसपास आ रहा है। वन पे 2 यूनिट के आसपास आ रहा है, और 2 पे 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। और हम ये देख पा रहे हैं कि इवन इफ आई टेक 12 फीचर्स, 12 डायमेंशन लेने के बावजूद भी जो वॉल्यूम है सर्कल का या स्फीयर का वो काफी कम है, वो यूनिट के पास ही है, ज्यादा नहीं है। और इस कारण से जो वॉल्यूम है, जो एनक्लोजिंग सर्कल का वॉल्यूम था, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो एनक्लोजिंग सर्कल का वॉल्यूम है ये काफी कम 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 होता जा रहा है। और जब कम कम होगा तो यहाँ पर डेटा पॉइंट्स कम लाई करेंगे, ज्यादातर डेटा पॉइंट्स इधर 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 लाई करेंगे, और ये सारे डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा दूरी दूरी अपना लेंगे, आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी ले लेंगे, और उनको आपस में सिमिलर कहना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसी को हम कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी बोलते हैं। ओके, सो इसको समस्या को हल कैसे किया जाए? इस समस्या को हल करने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है, फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड का मतलब क्या है? फिल्टर मेथड का मतलब ये है कि हम कोई ऐसी टेक्निक उठा लें, कोई ऐसा तरीका उठा लें जिसके कारण से हम कुछ जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम ड्रॉप कर पाए, हम ये कह पाए कि ये एट्रीब्यूट हमारे काम के नहीं है और इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। और एक रैपर मेथड होता है। रैपर मेथड ये बताता है कि
कई बार क्या होता है कि हर मेथड या हर एट्रीब्यूट अपने आप में उसका कोई हो सकता है कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा ना हो, लेकिन जब वो दूसरे 2-3 एट्रीब्यूट्स के साथ मिल जाता है तो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। तो रैपर मेथड ऐसी जगहों पर काम करते हैं। फिल्टर मेथड में हम सारे एट्रीब्यूट्स को आपस में उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है मॉडल के लिए, उसको आपस में इंडिपेंडेंट मानते हैं। लेकिन रैपर मेथड में हम ये सोचते हैं कि शायद वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर के वो शायद ज्यादा इफेक्टिव एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, उसका रोल हो सकता है। और रैपर मेथड इसी कमजोरी, फिल्टर की इसी कमजोरी को ओवरकम करते हुए लाए गए हैं। तो रैपर मेथड पूरे एक सेट को कंसीडर करते हैं कि हम एक सेट लेके चलेंगे फीचर्स का, और उस सेट के ऊपर अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे या फिर धीमे धीमे से उसमें से एक एक एलिमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे। तीसरा होता है एम्बेडेड, कि जो ट्रेनिंग का मेथड है वो ट्रेनिंग का मेथड ही कुछ ऐसा है कि वो अपने आप में कुछ फीचर्स को सिलेक्ट कर लेगा या रिजेक्ट कर देगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड क्या करता है? फिल्टर मेथड दो, इनफैक्ट 3 डिफरेंट आइडियाज पे चलता है। पहला आइडिया ये है कि यदि फीचर में अपने आप में कोई वेरिएशन नहीं है, यानी कि सारी मतलब उस पर्टिकुलर फीचर की वैल्यू सब जगह सेम ही आ रही है, 1111 या 22222 यही वैल्यू आ रही है, कोई वेरिएशन नहीं है उसमें, तो ऐसे एट्रीब्यूट का कोई फायदा नहीं है। ऐसे एट्रीब्यूट को आप खत्म कर सकते हो। तो यदि उसकी वेरिएंस या उसमें जो वेरिएशन हो रही है, यदि वो एक थ्रेशोल्ड 3 से ज्यादा है, मतलब किसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तभी हम उसको रखेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं रखेंगे। यदि उसकी वेरिएशन बहुत कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो हम उसको नहीं रखेंगे। दूसरा एक कारण हो सकता है क्या, कि जो हमारा फीचर है और उसका टारगेट एट्रीब्यूट के साथ में कितना अच्छा कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरे के साथ क्या वो दूसरा बढ़ रहा है या दूसरा कम हो रहा है। दूसरा बढ़ना या कम होना, इन दोनों में ही कोरिलेशन हाई आता है। लेकिन यदि ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ऐसा कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे कि यार ये इस एट्रीब्यूट से हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पा रहे, और जब हम इंफॉर्मेशन ही नहीं ले पा रहे तो वो एट्रीब्यूट उस टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में बताने में असक्षम है। So what we want that this feature should be able to tell something good about target attribute. So if there is a good correlation between target attribute and that particular feature, then we will say it can be selected. But यदि ऐसा हो कि जो फीचर आपने सेलेक्ट कर रखे हैं उन्हीं फीचर से कोई तीसरा फीचर बना हुआ है, उन्हीं फीचर से ही कोई एक फीचर बनाया हुआ है, तो उनके आपस में तो कोरिलेशन बहुत अच्छा आएगा, पर वो रिडंडेंट है, उससे कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। न्यू इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट गेटिंग एनी न्यू इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दैट फीचर। सो यदि इसका कोरिलेशन बहुत हाई होगा, जो सेट आपने चूज कर रखा है ऑलरेडी, और एक नया फीचर आप उसमें ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो ये जो नया फीचर है यदि इसका कोरिलेशन इस सेट के फीचर्स के साथ में बहुत ज्यादा है, तब इस फीचर को लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये वही बात बता रहा है जो ये सेट एस के जितने फीचर थे वो बता रहे हैं, और इसीलिए हम उसको भी ड्रॉप कर देंगे यदि इनका कोरिलेशन बहुत ज्यादा आता है तो। यानी कि जो हमने हमारे पास सेट जो हमारे पास पड़ा हुआ है जिसमें खूब सारे फीचर्स हैं जिनको हम सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और एक नया फीचर हमारे पास आता है और हम देखते हैं कि भैया इस फीचर की तो कोरिलेशन जो सिलेक्टेड फीचर्स हैं उनसे बहुत हाई आ रहा है, और उसके बाद में हमको कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही है। इफ वी आर नॉट गेटिंग दैट, वी कैन डिलीट इट, सच अ फीचर वी कैन डिलीट। ओके, सो दिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड। बट अब ये बात आती है कि ये कोरिलेशन मेजर कैसे किया जाए। तो कोरिलेशन मेजर करने के अपने आप में बहुत सारे तरीके हैं। The correlation can be calculated with the numerous ways by considering the type of input and output feature and type of relationship. So आपका रिलेशनशिप का टाइप कैसा है, डेटा का टाइप क्या है, कैटेगोरिकल है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, किस तरीके का डेटा है, पोलिनोमियल
रिलेशनशिप है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, किस तरीके की लीनियर रिलेशनशिप है, किस तरीके की रिलेशनशिप है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हम कोरिलेशन क्या लेंगे। सो हम कोरिलेशन में ले सकते हैं नल स्पेस ले सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट ले सकते हैं, स्पीयरमैन कोफिशिएंट लेते हैं, केंडाल कोफिशिएंट ले सकते हैं। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट अ कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। लेट्स नॉट फोकस ऑन दिस फॉर्मूला एज सच। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट दिस इमेज। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यदि हमारा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यदि हम डेटा का स्कैटर प्लॉट बनाते हैं और यदि वो एक लाइन के हिसाब का आता है तो हमारा कोरिलेशन बहुत अच्छा आता है, दैट इज +1। यदि ये लाइन थोड़ी डिफ्यूज हो जाए, थोड़ा फैल जाए और थोड़ा बहुत, हालांकि ऑल्दो अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है, सो द लाइन इज गोइंग अबाउट थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे कोरिलेशन स्टिल अच्छा है 0.7, बट 1 जैसा नहीं है, बट 0.7 जैसा है। नाउ इफ यू कम टू, हम इसको फिर से फर्दर डिफ्यूज कर देते हैं तो कोरिलेशन कम होता चला जा रहा है, ठीक है। और इन सम केस जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है, यानी कि किसी एक इनपुट के बढ़ने से दूसरे इनपुट कभी बढ़ता भी है और कभी घटता भी है, दोनों ही बातें हो रही हैं, तो कोरिलेशन 0 के आसपास चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यदि यहाँ पर देखें तो x के थोड़े से बढ़ने पर y भी थोड़ा बढ़ा है, हालांकि यहाँ पर x के थोड़े बढ़ने पर यहाँ पे बढ़ा, सो x के थोड़े बढ़ने पर y एक्चुअली डिक्रीज हो गया। सो इन का कोरिलेशन हमारे पास में 0 आ जाता है इस कारण से। ओके, इसी तरीके से एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, लेकिन ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट और केंडाल रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट ये दोनों ही तब ज्यादा काम आते हैं जब हम रैंकिंग देते हैं डेटा को। रैंकिंग मतलब कि ये सैंपल फर्स्ट रैंक का है, बढ़िया है, सेकंड सैंपल जो है वो रिलेटिवली कम बढ़िया है। तो इस तरीके से यदि हमको रैंकिंग दे रहे होते हैं तो एक हमारे पास में प्रेडिक्टेड रैंकिंग होती है और एक एक्चुअल रैंकिंग होती है, और उन दोनों रैंकिंग के बेसिस पे यदि हम कुछ निकालना चाहते हैं देन वी गो फॉर स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। पेंडल टाउ भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे हमको एक्सपर्ट्स की रेटिंग चाहिए होती है, जो कि हम ये बताना चाहते हैं कि ये एक्सपर्ट की रेटिंग और इस तरीके की रेटिंग सेम सी है या नहीं है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ, यदि हमारे पास में ज्यादा सिमिलर चीज है तो, और यदि वो दोनों ही फीचर्स हैं तो हम उनमें से एक को डिलीट कर सकते हैं, और यदि एक टारगेट एट्रीब्यूट है और एक फीचर है तो उस फीचर को हम कीप कर सकते हैं यदि हमारे पास कोरिलेशन बहुत हाई आता है, तो केंडल टाउ जो है हाई आता है, देन वी कैन कीप इट इफ इट इज अ टारगेट, वन ऑफ देम इज अ टारगेट। But if none of them is a target, then we might have to think about leaving it if it is not providing any additional information as compared to the other features. Okay. किंडल टाउ जो है वो तब काम आता है जब कई सारी रैंक सेम सेम सी चलती रहती हैं, तभी भी हमारे पास में कैंडल टाउ काम करता है, या फिर बहुत कम डेटा होता है तभी भी कैंडल टाउ ही काम आता है। नेक्स्ट इज नल स्पेस। नल स्पेस क्या है? नल स्पेस इज गोइंग टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन, सो लीनियर रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करता है। यदि फीचर्स में आपस में कोई लीनियर रिलेशनशिप है एट्रीब्यूट्स में, तब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नल स्पेस एक बहुत बढ़िया तरीका देता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रैंक निकालते हैं, और रैंक में जितनी नॉन जीरो एलिमेंट्स आते हैं या रैंक जितनी निकल के आती है एग्जैक्टली उतने ही फीचर्स, उतनी ही डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उतने तक हम लेके जा सकते हैं। यानी कि इसमें होता क्या है कि यदि मान लीजिए कि आपके पास में पहला सैंपल है, पहले सैंपल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो A11, A12, A3, A13, A1n है। दूसरे सैंपल के एट्रीब्यूट हैं A21, A23, A22, A23, A2n, ये दूसरे सैंपल के एट्रीब्यूट्स हैं। नाउ यदि इनमें कोई रिलेशनशिप है, यदि इनमें कोई रिलेशनशिप है तो A11 या A1, ये जो पूरा का पूरा कॉलम है, दैट टाइम्स X1,
So which is written here, x1 plus this plus xn times this one is equals to 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम बाकी सब कुछ ये x1 को यहाँ छोड़ दें, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएं, तो x1 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि x1 एटलीस्ट एक जीरो नहीं होना चाहिए, x1 x2 xn में से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, और जो जीरो नहीं है उसके अलावा आप बाकी सबको बाहर भेज दीजिए, मतलब इक्वलिटी के इस साइड भेज दीजिए। अब जब इक्वलिटी के इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम उस x1 से या x2 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ that particular vector can be written as a linear combination of other vectors, right? So जब कोई लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख पा रहे हैं हम, तो हमारा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह फीचर जो है बाकी फीचर्स की मदद से निकाला जा सकता है, एंड वी कैन एक्चुअली रिमूव इट।